दोस्तों, अगर आप बीए, बीएससी या बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर में हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लेकर आए हैं फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक उपचार एवं स्वच्छता को करिकुलर विषय के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की धमाकेदार सीरीज। या कोई साधारण विषय नहीं है, बल्कि 100 नंबर का अनिवार्य पेपर है जिसे पास करना बेहद ज़रूरी है, अन्यथा आप फेल हो जाओगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। पिछली क्लास में हमने कुछ एमसीक्यूज को देखा था और उसके आगे के प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं। तो जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि यदि एक व्यक्ति अस्पताल में घायल हो जाए और आप उसे प्राथमिक चिकित्सा देते हैं तो क्या आप कानूनी रूप से सुरक्षित हैं? पहला है हाँ, यदि आप अपने सर्वोत्तम प्रयासों से मदद करते हैं। दूसरा है नहीं, क्योंकि आपको प्रशिक्षित होना चाहिए। तीसरा है हाँ, यदि आप सहमति लेते हैं। चौथा है नहीं, केवल डॉक्टर को इलाज करने का अधिकार है। तो इसका सही आंसर होगा हाँ, यदि आप अपने सर्वोत्तम प्रयासों से मदद करते हैं तो आप कानूनी रूप से सुरक्षित होंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है कि आपातकालीन चिकित्सा में गुड सिस्टर्न लॉ का क्या मतलब होता है? या चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए है, या पहली सहायता देने वालों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, या आपातकालीन स्थिति में पुलिस को शक्ति प्रदान करता है, या केवल स्वास्थ्य केंद्रों में लागू होता है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, या पहली सहायता देने वालों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, कानूनी सुरक्षा प्रदान मिलती है उनको, कानूनी सुरक्षा। अगला प्रश्न है जब एक व्यक्ति की अपनी मदद के लिए सहमति देता है तो क्या इसे सहमति कहा जाता है? हाँ, नहीं, कभी कभी इस पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, हाँ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या गुड स्ट्रीमन लॉ आपातकालीन चिकित्सा में पहली सहायता देने वालों को जिम्मेदारी से मुक्त करती है? पहला ऑप्शन है हाँ, दूसरा है नहीं, तीसरा है कभी कभी, चौथा है केवल डॉक्टरों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ, उसे सहायता देने वालों को जिम्मेदारी से मुक्त करती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि अगर आप किसी व्यक्ति को बिना सहमति के इलाज देते हैं तो यह किसे संदर्भित करता है? मेडिकल आपातकाल को, गैर कानूनी इलाज को, सहमति द्वारा इलाज, या फिर आपातकालीन कर्तव्य? तो इसका सही आंसर जो होगा गैर कानूनी इलाज। अगर आप किसी के सहमति के बिना ही इलाज करते हैं तो यह गैर कानूनी इलाज माना जाएगा। ठीक, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है कि क्या प्राथमिक चिकित्सा देने वालों को हमेशा मेडिकल लाइसेंस की आवश्यकता होती है? पहला है हाँ, दूसरा है नहीं, गुड सिस्टर्न लॉ के तहत इसे छूट है, केवल गंभीर स्थिति में कभी नहीं। तो इसका सही आंसर है नहीं, गुड स्ट्रीम लॉ के तहत इन्हें छूट है। ठीक, लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें गुड स्ट्रीनन के साथ छूट मिलती है। ठीक, अगला है कि एक घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देने के दौरान यदि वे बेहोश हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए? तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करें, तुरंत सीपीआर देना शुरू करें, घावों को बंद करना शुरू करें, या मरीज को शांत रखें? तो ऐसी स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए संपर्क करना चाहिए। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जब कोई व्यक्ति अपनी सहमति नहीं देता और आप आपातकालीन चिकित्सा प्रदान करते हैं तो यह किसे कहा जाएगा? असहमति, इनकार, सहमति, या आपातकालीन कर्तव्य? तो ऐसी स्थिति में यह हो जाएगा असहमति हो जाएगी। ठीक, असहमति के बिना इलाज होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति आपको सहायता देने के बावजूद बुरा महसूस करता है तो आपको क्या करना चाहिए? मामले को बढ़ाना चाहिए, चिकित्सा पेशेवर से परामर्श लेना चाहिए, व्यक्ति से माफ़ी मांगनी चाहिए, इसे अनदेखा करना चाहिए? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चिकित्सा पेशेवर से परामर्श लेना चाहिए। ठीक, ऐसी स्थिति में चिकित्सा पेशेवर से परामर्श लेना जरूरी होगा। अगला प्रश्न है किसी को घातक स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद क्या करना चाहिए? खुद को सुरक्षित रखना, व्यक्ति की हालत पर नज़र रखना, किसी चिकित्सा पेशेवर से संपर्क करना, व्यक्ति को अकेला छोड़ देना?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी चिकित्सा पेशेवर को से संपर्क करना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है कि सीपीआर का पूरा नाम क्या होता है? सिट्रल प्लस रिस्पॉन्स, कार्डियक प्रेशर रिलेशन, या फिर कार्डियोपल्मोनरी रिलेशन, या फिर कैलोमेट्री प्लस रिस्पॉन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्डियोपल्मोनरी रीजन्स हो जाएगा। ठीक, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा 32 क्या है? सीपीआर की ज़रूरत कब होती है? जब व्यक्ति श्वास नहीं ले रहा होता है, जब व्यक्ति बेहोश होता है, जब व्यक्ति के दिल की धड़कन रुक जाती है, उपयुक्त में से सभी। तो सीपीआर की इन सभी स्थितियों में आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इन सभी स्थितियों में सीपीआर की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है कि सीपीआर देने से पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए? व्यक्ति को आराम देना, दूसरा है व्यक्ति की श्वास और नब्ज की जांच करना, तीसरा है किसी को कॉल करना, चौथा है घावों की सफाई करना। तो सीपीआर देने से पहले व्यक्ति को श्वास और नब्ज की जांच कर लेना बेहद ज़रूरी होता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि सीपीआर के दौरान सबसे पहले क्या करना चाहिए? सीपीआर देने के दौरान सबसे पहले क्या करना चाहिए? श्वास मार्ग को साफ करना चाहिए, रोगी के कंधों को झकझोरना, तीसरा है छाती पर दबाव डालना, चौथा है चिकित्सा सहायता को बुलाना। तो इसका सही है कि सीपीआर देने से पहले चिकित्सा सहायता को बुलाना जरूरी होता है, बुलाना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सीपीआर के दौरान छाती पर दबाव डालने की गंभीरता कितनी होनी चाहिए? 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 इंच गंभीरता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सीपीआर के दौरान छाती को कितनी बार दबाना चाहिए? जब आप सीपीआर दे रहे हो तो छाती को कितनी बार दबाना चाहिए? 60 बार प्रति मिनट, 100 से 120 बार प्रति मिनट, 120 से 150 बार प्रति मिनट, या फिर 140 से 160 बार प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 से 120 बार प्रति मिनट छाती को दबाना चाहिए। ठीक, सीपीआर देते समय, देने के दौरान। ठीक, अगला प्रश्न है कि यदि आप एक व्यक्ति को सीपीआर दे रहे हैं और व्यक्ति की सांस वापस आ जाती है तो क्या करना चाहिए? सीपीआर जारी रखें, व्यक्ति को आराम से लेटने दें, उसे पानी पिलाएं, व्यक्ति को पूरी तरह से घेर लें। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? व्यक्ति को आराम से लेटने देना चाहिए। ठीक, व्यक्ति को आराम से लेटने दें, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है कि जब सीपीआर देते हैं तो कितने सेकंड में प्रत्येक बार दबाव डालना चाहिए? 2 से 3 सेकंड में, 1 सेकंड में, 5 से 6 सेकंड में, या 10 सेकंड में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 से 3 सेकंड में क्या करना चाहिए? एक बार दबाव देना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बच्चों के लिए सीपीआर में क्या अंतर होता है? बच्चों के लिए सीपीआर में क्या अंतर होता है? दबाव की गहरीता कम होती है, दवाइयाँ दी जाती हैं, बच्चों को स्ट्रेचर पर रखा जाता है, सीपीआर नहीं दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? दबाव की गंभीरता कम होती है। सीपीआर देते समय जब बच्चों को सीपीआर देते हैं तो उनका जो दबाव होता है, दबाव कम देते हैं। ठीक, दबाव की गंभीरता कम होती है। अगला प्रश्न है जब सीपीआर करते हैं, क्या है? जब सीपीआर करते हैं तो हवा फेफड़े में सही तरीके से पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? सिर को ठीक से झुकाना, जल्दी जल्दी श्वास फेंकना, मुंह से मुंह तक हवा देना, ऊपर और नीचे सिर को हिलाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिर को ठीक से झुकाना होता है। ठीक, सिर को ठीक से झुकाना। अगला प्रश्न जो है क्या है कि रिकवरी पोजीशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिकवरी पोजीशन जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? श्वसन को बेहतर बनाना, व्यक्ति को आराम देना, स्राव को रोकना, रक्त स्राव को रोकना, या शरीर के अंगों को स्थिर रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन को बेहतर बनाना होता है। ठीक, श्वसन को बेहतर बनाना। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है कि रिकवरी पोजीशन का
तब अपनानी चाहिए जब व्यक्ति होश में हो और सांस ले रहा हो। दूसरा, व्यक्ति बेहोश हो और सांस नहीं ले रहा हो। तीसरा, व्यक्ति को किसी चोट का खतरा ना हो। चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति होश में हो और सांस ले रहा हो तभी रिकवरी पोजीशन को अपनाना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका वह है रिकवरी पोजीशन में व्यक्ति को कैसे लेटना चाहिए। पीठ के बल, दाहिने या बाएं किनारे पर मुंह को नीचे की ओर रखें, या पेट के बल, या सिर नीचे और पैर ऊपर रखें। तो ऐसी स्थिति में जब रिकवरी पोजीशन में लेटने के लिए जो होता है दाहिने बाएं किनारे पर मुंह को नीचे की ओर रखें। ठीक, ये स्थिति होती है लेटने की रिकवरी पोजीशन में। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि रिकवरी पोजीशन के दौरान आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्ति किसी भरी वस्तु के नीचे ना दबा हो, सिर ऊंचा हो, पेट के बल लेटा हो, उसके पैरों के पास कोई चोट ना हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी भारी वस्तु के नीचे दबा ना हो। जब रिकवरी पोजीशन होती है तो ऐसी स्थिति में देखना चाहिए कि जो व्यक्ति हो किसी भारी वस्तु के नीचे दबा ना हुआ होना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या है, कह रहा कि रिकवरी पोजीशन में व्यक्ति को किस दिशा में पलटने की सलाह दी जाती है। दाएं तरफ, बाएं तरफ, दोनों दिशाओं में कोई भी, या केवल पेट के बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाएं तरफ। दाएं तरफ जब रिकवरी पोजीशन होती है तो व्यक्ति को दाएं तरफ पलटने की सलाह दी जाती है। तो इसका ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका क्या है। अगला प्रश्न है रिकवरी पोजीशन अपनाने से पहले क्या जांचना जरूरी है। व्यक्ति को दर्द हो रहा है, या व्यक्ति को श्वसन क्रिया स्थिर हो, व्यक्ति के नथुने से खून बह रहा हो, व्यक्ति का हृदय गति स्थिर हो। तो रिकवरी पोजीशन अपनाने से पहले व्यक्ति की श्वसन क्रिया स्थिर हो या जांचना जरूरी है। ठीक, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या रिकवरी पोजीशन। अगला प्रश्न है कि क्या रिकवरी पोजीशन का उपयोग केवल बेहोश व्यक्ति के लिए किया जा सकता है। हाँ, केवल बेहोश व्यक्ति के लिए। नहीं, केवल घायल व्यक्ति के लिए। हाँ, किसी भी स्थिति में नहीं, या केवल शारीरिक स्थिति सुधारने के लिए। तो रिकवरी पोजीशन का प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है हाँ केवल बेहोश व्यक्ति के लिए ही ये उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वह रिकवरी पोजीशन का सबसे बड़ा लाभ क्या है। श्वसन मार्ग को खोलना, रक्त स्राव को रोकना, व्यक्ति को आराम देना, शरीर को स्थिर करना। तो इसका सही आंसर है श्वसन मार्ग को खोलना ही रिकवरी पोजीशन का सबसे बड़ा लाभ है। ठीक, सबसे बड़ा बेनिफिट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है यदि किसी व्यक्ति को मुंह से मुंह द्वारा हवा दी जा रही हो तो रिकवरी पोजीशन क्यों महत्वपूर्ण होती है। या श्वास को बेहतर बनाए रखता है, या सिर और गर्दन को स्थिर रखता है, या सीने को दबाव से बचाता है, या शारीरिक स्थिति को आरामदायक बनाता है। तो इसका सही आंसर है या सिर और गर्दन को स्थिर रखता है। ठीक, सिर और गर्दन को या स्थिर रखता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।